चलिए, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। लखीमपुर हिंसा कांड में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। आशीष मिश्रा से करीबन 8 घंटे से ज्यादा समय तक मैराथन पूछताछ चली। टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से मेडिकल करने के बाद स्पेशल कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मौजूदा वक्त में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पुलिस ने हाथों के जरिए घेराबंदी क्षेत्र की कर दी है और सवाल के घेरे में फंसे हैं कौन? गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा। वो आशीष मिश्रा जिनकी मौजूदगी का दावा हादसे के दौरान किया जा रहा है। वही आशीष मिश्रा जिससे कुल 40 सवाल पूछे गए। 40 में से कईयों सवालों के जवाब सीधे नहीं, आड़े टेढ़े मिले, तो कई सवालों में मौन हिस्से आया है एसआईटी की टीम के। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी सूत्रों के हवाले से तय मानी जा रही है। पहले होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। लखीमपुर हिंसा कांड में अब तक की ये सबसे बड़ी अपडेट है और सबसे बड़ी बढ़त भी इसे कह सकते हैं। खीरी मामले में आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ। लखीमपुर खीरी पुलिस लाइंस में क्राइम ब्रांच की टीम ने आशीष मिश्रा से पूछताछ करी। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा से पूछताछ करने के बाद अब कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा का वकील मौजूद रहा साथ में। आशीष के वकील अवधेश कुमार ने कहा, हम नोटिस का सम्मान करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल जांच में सहयोग के बाद क्या हुआ, मंत्री जी का बेटा फंसता नजर आ रहा है। 40 सवालों में से कुछ अहम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब पहला आदमी वाहन से टकराया तो गाड़ी को रोका क्यों नहीं? तुम्हारे पास लाइसेंसी हथियार है या नहीं है? तुम्हारे साथ वाहन में कौन बैठा था जिसके पास लाइसेंसी हथियार था? सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस घटना स्थल में तुम्हारी मौजूदगी का दावा किया जा रहा है और तुम कैसे कह रहे हो कि वहां पर मौजूद नहीं थे? भाई, इस समय जिस समय ये घटना घटित हुई तुम कहां पर मौजूद थे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका गोलमोल जवाब आशीष मिश्रा ने दिया और टेनी के बेटे फंसते नजर आ रहे हैं। चलिए, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ से अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्टेट हेड हैं अनिल के अंकुर जी। जिस तरीके से आशीष मिश्रा प्रकरण लगातार बढ़ता रहा और अब आज पेशी हुई, पेशी के बाद कई सारे सवाल, करीबन 40 सवाल। 40 सवालों में से कईयों सवालों के जवाब गोलमोल और कईयों के जवाब नदारद, कईयों के जवाब गलत। ऐसे में माना जा रहा है कि गिरफ्तारी तय है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा प्रकरण जिस तरीके से उलझाऊ होता गया और लगातार मंत्री दावा करते रहे कि उनका लड़का बेकसूर है और वो लगातार इस बात का दावा करते रहे, लेकिन अब जब जांच शुरू हो गई है, आज लड़के ने अपने आप को पुलिस के सामने समर्पित करने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने उससे पूछताछ की, तकरीबन 40 सवाल पूछे गए। वो सवाल बड़े बड़े क्रॉस क्वेश्चन में थे। उन सवालों में ये भी था कि आपके साथ कौन था, कौन नहीं था, आप गाड़ी किसकी थी, गाड़ी आगे वाली गाड़ी किसकी थी, पीछे वाली गाड़ी किसकी थी, आप किधर थे, अगर घटना स्थल पर आप नहीं थे तो कहाँ थे, आपके साथ आपका जो साथी ड्राइवर है वो किस रंग के कपड़े पहने था, ऐसे तमाम सवाल पूछे गए। तो अब देखिए, सवाल इस बात का उठता है कि घटना स्थल पे वो मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन एक तो बात तय है कि गाड़ी किसकी थी। जो घटना स्थल पर दोनों गाड़ियां थी, वो दोनों गाड़ियां किसकी थी, ये बात तय है, लेकिन वहां पे उनका होना और ना होना एक ही जांच का विषय है जिसमें पुलिस जांच कर रही है। हम आपसे बात करेंगे कि बता दें कि हमारे साथ मौके पे मौजूद वहां पे लंबे समय से रिपोर्टिंग करके आए हैं तौकीर साथ में है, वो क्राइम देखते भी है, उनसे पूछना चाहूंगा। तौकीर, आप ही बताइए कि क्या लगता है आपको, ये जो पुलिस जिस पहलू पे, जिस बिंदु पर जांच कर रही है, कितने स्तर पर सही है?
देखिए, अगर पुलिस की जांच में अगर वो दोषी नहीं पाए जाते या उन सवालों का जवाब दे पाते आशीष मिश्रा, तो कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी पर रोक लगती। और क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका भी इस बयान आया था कि अगर निर्दोष वो पाए जाएंगे तो कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष को किसी इस मामले में नहीं फंसाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस को सबूत मिले हैं, पुलिस को जब इनके सवाल पूछे गए जवाब देने में नाकाम हुए हैं, इसी के मद्देनजर जो पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। और खास बात है कि इनके खिलाफ पहले से पुलिस ने 302 जो संगीन धारा में मुकदमा लिख रखा था, उसी मुकदमे में पुलिस इनको जेल भेजने की तैयारी में जुट चुकी है। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि 302 के मुकदमे में जब ये अगर जाते हैं 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जाएगा और उसके बाद जो इनके पिता है वो उसको बेल के लिए अप्लाई करेंगे। ये विश्लेषण का विषय है कि क्या कुछ देखने को मिलेगा। इस बीच हमारे साथ में राजेश जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो यानी कि लखीमपुर से फोन लाइन पर। राजेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? अभी मौजूदा स्थिति क्या है? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका है, आशीष मिश्रा फंस चुका है और पिता की तमाम दलीलों और वकीलों की लंबी फौज के बावजूद सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी। पूजा जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि पूरे लखीमपुर के जो में जगह थे उनको पूरी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस तो लगाई गई है, साथ में सीआरपीएफ भी लगाई गई है। लखीमपुर क्राइम ब्रांच से अभी तक पूछताछ होने के बाद अभी तक जो क्राइम ब्रांच है उससे आशीष को बाहर नहीं निकाला गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षा के भाषण को पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद इनकी डॉक्टरी कराई जाएगी, डॉक्टरी कराने के बाद इनको जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी का अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विषण और मौजूदा स्थिति दोनों ही चीजें आपके सामने आई हैं और देखा किस तरीके मेडिकल भेजने वाली है। अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अहम जानकारी साझा। छत्तीसगढ़ के जो पैसेंजर है उनको क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी एयर इंडिया का ऑपरेशन जो है रायपुर दिल्ली की सुबह शाम 2 फ्लाइट है, बॉम्बे के लिए 1 फ्लाइट है। तो ये 3-4 फ्लाइटें हैं। ये रायपुर एक बहुत बड़ा मार्केट है और एविएशन की दृष्टि से फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो निश्चित तौर पर ये इसका बेनिफिट पैसेंजर्स को मिलेगा आने वाले दिनों में, ऐसा लगता है मुझे। बात और सामने आ रही है कि एविएशन सेक्टर में भी कितना रियायत मिल सकती है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है जो बताना चाहिए? देखिए, रियायत की बात अपन अभी नहीं कर सकते, बहुत थोड़ा जल्दी हो जाएगा कुछ कहना है, लेकिन निश्चित रूप से टाटा के आने के बाद जो है कि एयरलाइंस के बीच में कंपटीशन होगा तो सर्विसेज भी इम्प्रूव होगी और पैसेंजर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा, फेयर्स में भी और सर्विस में। तो ये थे हमारे साथ कृतिक व्यास जी। और पहले दिन जहां शैलपुत्री के रूप में मां का पूजन का विधान है, तो वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के तौर पर हर एक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। सिर्फ ब्रह्मचारिणी नहीं बल्कि अलग अलग 9 रूपों में कष्ट दूर करती हैं और कहा जाता है 51 शक्तिपीठों में से श्रेष्ठ शक्तिपीठ है। साथ में धरती के केंद्र में माता विराजमान है। ये खास रिपोर्ट है। तभी वो सृष्टि की व्यवस्था करने में सामर्थ्य हो पाते हैं। इसकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा से भी होती है। भीड़ कम है लेकिन अच्छे से दर्शन वर्शन हो गया। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मंदिर में प्रशासन किस तरीके की व्यवस्था दिख बहुत रही है? बढ़िया, अच्छा व्यवस्था है, सब ठीक है, साफ सफाई सब बढ़िया है। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है। मां के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक और वाम मार्ग विधि से पूजा होती है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। मात्र विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक के रूप में पूजा होती है। मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त अनादिकाल से ही आते रहे हैं और मां उनकी मुरादें पूरी करती रही हैं। मैं यही
बनारस की रहने वाली हूँ और आज दूसरा दिन है नवरात्र का। माँ ब्रह्मचारिणी माता का दर्शन करने से बहुत लाभ होता है। कुंवारी कन्या के लिए है, जो भी करता है उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। बहुत महत्व है माता का। माँ जब अपना आई थी यहाँ पे तपस्या की थी भोलेनाथ को पाने के लिए, इसलिए उनका बहुत मान होता है। नवरात्र में मां के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, जिससे भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। मां के धाम में आने के बाद मां की मनोहारी दर्शन कर भक्तों को परम शांति और सुख की अनुभूति होती है। जनता टीवी के लिए मिर्जापुर से संतोष और डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। मथुरा के राया कस्बे में रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। ऐसे में आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात धूमधाम और हर्षोल्लास से निकाली गई। आपको बता दें कि बारात में आगे गणेश और मां दुर्गा की झांकी भी निकाली गई। श्री राम की बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत हुआ है। रामलीला और राम का जिक्र हो और अयोध्या का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अयोध्या की रामलीला का आज तीसरा दिन है। अदाकारा भाग्यश्री शहबाज खान, रवि किशन ने आज रामलीला के पात्रों पर अभिनय किया है। भाग्यश्री माता सीता की भूमिका में नजर आई हैं। शहबाज खान ने दशानन रावण का किरदार बखूबी निभाया। ऐसे में भाग्यश्री ने कहा कि 30 सालों के बाद दोबारा पर्दे पर आ रही हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि साथ ही कहा कि दर्शकों से फिल्म में जिस तरह मुझे प्यार मिला वैसे ही रामलीला से आशीर्वाद मिले। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बीएस लाठी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं अयोध्या से। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है? आपके पीछे मैं मंच सजा हुआ देख पा रही हूँ। इस समय किस चीज का मंचन चल रहा है, किस कांड का मंचन चल रहा है, क्या कुछ छटा देखने को मिल रही है? देखिए पूजा, ये अयोध्या की रामलीला है। आज जो दिन है, आज का जो मंचन है, आज का जो मंचन है वो राम वनगमन का है और राम दशरथ जी का है। राम जी वनवास जाने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह हैं जो ललितपुर के जज साहब हैं, और वो पूजा जी आए हैं और इसके बहुत ही करीब से वो देखते हैं। सर, आज कौन सा मंचन चल रहा है यहाँ पे? आज देखिए बहुत ही इमोशनल एक जो है संवाद है कि मतलब जब भगवान को वन हो गया है, मतलब उनको अब वन के लिए प्रस्थान करना है, और किस प्रकार से कैकेयी का जो है पूरा जो है डायलॉग है उनके साथ, वो आज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रामायण में। और इसको मतलब जिसका जो मंचन जो हम लोगों ने किया है वो देखिए देखने लायक है, और ये पूरे देश विदेश और मतलब यहाँ तक कि हमारे जो एनिमी कंट्रीज हैं वहां भी देखा जा रहा है। जो वहाँ के बच्चे हैं इसको बहुत लाइक कर रहे हैं, चाइना में, पाकिस्तान में, और दूरदर्शन के माध्यम से ये लाइव जा रहा है टेलीकास्ट, और बहुत सुंदर होगा। आप बिल्कुल मत छोड़िएगा और लगे रहिएगा इसको देखने में, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। तो पूजा जी, जिस तरह से, क्योंकि डॉक्टर सुनील सिंह जी अगले साल जो रामलीला हुई थी 16 करोड़ लोगों ने देखा था, तब इनकी पोस्टिंग यहीं पे थी। इसके बाद इनकी ललितपुर ही, तो रामलीला से और पूरी कमेटी से ये जुड़े रहे। ललितपुर से जज साहब आए हैं और पूरा रामलीला का जो मंचन है, जो स्क्रिप्ट होती है, वो जज साहब भी लिखते हैं। जी पूजा, बहुत शुक्रिया बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अहम पात्रों से आप रोज मिलाते हैं, ये बेहद खास है तमाम दर्शकों के लिए, और ये जनता टीवी को भी खास बना देता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख होगा देवभूमि का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर हल्द्वानी पहुंचे हैं, और जहां पर 3 दिनों तक उनका प्रांत पदाधिकारियों और संघ कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकों का दौर जारी है। इस दौरान आज के 2 सत्र की बैठक खत्म हो चुकी है और कल की बैठक सुबह 9 बजे से फिर शुरू हो जाएगी। वहीं मोहन भागवत प्रांत पदाधिकारियों के साथ 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते नजर आए, जिसमें धर्म जागरण, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन समेत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है।
मोहन भागवत 10 अक्टूबर को संघ परिवारों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 2025 में संघ को 100 साल पूरे होने वाले हैं, लिहाजा उसको लेकर के भी संघ की कार्य योजना और रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये दौरा गैर राजनीतिक माना जा रहा है, लेकिन चूंकि ये दौरा विधानसभा चुनाव के आने पहले है और कुमाऊं मंडल में है, तो इस वजह से ये खास है। इस खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ में हल्द्वानी से योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आज की बैठक में क्या कुछ खास रहा है? देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठकों का दौर आज लगातार सुबह से ही जारी रहा, जहां पहला सत्र 9 बजे से शुरू हुआ। उसके बाद बीच में लंच ब्रेक के बाद शाम को फिर एक सत्र शुरू हुआ। खासकर इन सभी सत्रों में 7 मुख्य विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा हो रही है, जिसमें धर्म जागरण, सामाजिक समरसता, नियमित शाखा, पर्यावरण में जल संरक्षण, परिवार प्रबोधन, सामाजिक सद्भाव और ग्राम विकास पर खास तौर से चर्चा हो रही है। इसी के साथ ही आगामी वर्षों में संघ के कार्यों की गतिविधि क्या लेगी, उसको लेकर भी विशेष रूप से इन बैठकों में चर्चा हो रही है। बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठकें थी। कल की बैठकों में संघ परिवारों के साथ मोहन भागवत पूरी तरीके से विचार विमर्श करेंगे, बैठक करेंगे। उस कार्यक्रम में मीडिया को भी अनुमति दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में जारी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का कहना है कि प्रदेश में मौजूदा समय खेती और त्योहारों की व्यस्तता का है। ऐसे में संगठन ने निर्णय लिया है कि कुछ समय का ब्रेक देकर परिवर्तन यात्रा के अगले चरण की शुरुआत की जाएगी। फाइनल बात नहीं हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ये खेती के काम का बहुत ऐसा दौर है कि जब सबसे ज़्यादा एंगेज रहते हैं सभी लोग खेती के कामों में, तो जरा ये खेती के काम हल्के हों और ये विवाह शादियों के जो मुहूर्त हैं ये सब शांति से संपन्न हो, उसके बाद इस पर जो है इसको शुरू करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से आने पहले उत्तराखंड में भू कानून एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसकी मांग को लेकर लगातार सामाजिक संगठन बैठकें आयोजित कर रहे हैं। राजधानी के शहीद स्मारक स्थित सभागार में भू कानून की मांग को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से आगामी संभावित विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में भू कानून बिल लाने की मांग की जा रही है। साथ ही सरकार से ये भी मांग की गई है कि अन्य हिमालयी राज्यों की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी सरकार एक मजबूत भू कानून जनता के बीच लाने का काम करे। आज भू कानून आपने देखा होगा कि जो हमारी गत जो माह में जो बैठक हुई थी उसमें भू कानून संघर्ष मोर्चा का गठन कर दिया गया था, जिसके नीचे जो एक भू कानून जो संघर्ष मोर्चा है उसके तहत सारे संस्थाएं और संगठन राज्य कानून से लेकर तमाम संगठन काम करेंगे। आने वाले समय में एक वृद्ध, चाहे हम उसको रैली के रूप में करें, धरने के रूप में करें, सरकार को हम दबाव देंगे और मजबूर करेंगे कि वो उस कानून को 2018 को रद्द करे और नया भू अध्यादेश जो हिमालयी तर्ज पे, हिमाचल वाली या हिमालयी तर्ज पे जो है, जो हमारे राज्य हैं उसके तर्ज पे यहाँ पे होना चाहिए, ताकि हमारे अधिकार, हमारी जमीन, सारी चीजें सुरक्षित रहें, कोई भी इस तरह का वो ना हो ताकि हमारे हक हकूक न लूट जाए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन खास था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपने अभियान का आगाज बसपा ने कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी यहाँ यूपी में आकर दिल्ली की तरह खासकर बिजली, पानी और स्वास्थ्य आदि को लेकर जो किस्म किस्म की रियायतें देने की बात कर रही है, तो उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कुछ भी जमीनी हकीकत में कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि इन मामलों में इनके कागजों में ही अधिकांश लीपापोती होती रही है। इसके साथ साथ अब आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली की तरह ही यहाँ यूपी के लोगों को भी रोजगार दिए जाएंगे। कानून व्यवस्था का सुधार केवल कागजों व मीडिया आदि में नहीं, बल्कि जमीन पर ही लोगों को हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए।
इस प्रकार से प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहाँ हर स्तर पर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। हमारी पार्टी की रही चारों सरकारों ने यहाँ सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हित एवं कल्याण के लिए जो भी योजनाएं व परियोजनाएं आदि चलाई थी, जिन्हें सपा व भाजपा सरकार ने अधिकांश रोक दिया है, तो उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।